डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्हें यह लगा कि उनसे बड़ा दोगला अमेरिका का कोई राष्ट्रपति आज तक हुआ ही नहीं है, और इस चीज़ को उन्होंने साबित किया है अपनी हरकतों से, अपनी बयानों से। जिस प्रकार वियतनाम के राष्ट्रपति मडूरो को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, वियतनाम की सरकार गिरा दी गई, वहाँ रेजिम चेंज कर दिया गया। जिस प्रकार चालें चलकर बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई, जिस प्रकार पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरा दी गई, जिस प्रकार श्रीलंका में सत्ता बदल दी गई, जिस प्रकार नेपाल में पिछली बार सत्ता बदल दी गई, इस बार तो बालेन शाह बने हैं, ये वहाँ की जनता का मत है जिससे बालेन शाह बने हैं। लेकिन पिछली बार जो वहाँ हुआ था उसमें भी अमेरिका और CIA का हाथ था। इसके पुख्ता सबूत हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं हमारे देश की और विश्व भर के दूसरे देशों की भी, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रूस हो या अन्य देशों की जो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन सभी को ही पता है कि ये सारा खेल विभिन्न देशों में सरकार गिराकर अपने विचारों से मेलजोल रखने वाले, अमेरिका को अपना आका समझने वाले, अमेरिका की गुलामी करने वाले, उनके तलवे चाटने वाले ऐसे कुछ नेताओं को उन देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना दिया गया। आज ईरान में अमेरिका वही करना चाहता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ जो एनरिच्ड न्यूक्लियर पावर है उसको भी चुराना चाहता है अमेरिका। एनरिच्ड यूरेनियम, वहाँ जो तेल है उसको भी अमेरिका जो है कब्जा करना चाहता है, डकैती करना चाहता है। एक तरह से जो छोटे मोटे हिस्से में कहीं कहें कि हम ज्वेलरी की लूट हो गई, डकैती हो गई, उसी प्रकार एक देश दूसरे देश में डकैती डालने का प्रयास कर रहा है। ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है, देशों को लड़ाना, देशों की सत्ता पलट कर देना, वहाँ अपने मन मर्जी के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देना। ये सारी साजिशें अमेरिका सदियों से करता रहा है। लेकिन इस बार जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि उनसे बड़ा दोगला जो है पूरी दुनिया में कोई नहीं है, उनसे दोगला राष्ट्रपति आज तक अमेरिका के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, ये उनकी सोच है। लेकिन आज ईरान ने दिखा दिया कि ईरान जो है उनसे भी बड़ा दोगला है। अभी आप देखिए कि आज सुबह से ये न्यूज़ जो है लगातार सभी चैनलों पर ये न्यूज़ चल रही थी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है, सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, दोनों ने एक दूसरे की शर्तों को मान लिया है। इस प्रकार की खबरें जो हैं ये तड़के सुबह से ये चल रही हैं। आप सभी ने देखा होगा, सभी ने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी कुछ घंटों पहले, 1 से 1.5 घंटों पहले सीज फायर की घोषणा होने के बाद ईरान ने कुवैत पर हमला कर दिया, उनके तेल टैंकरों पर हमला कर दिया, ऑयल डिपो पर हमला कर दिया। और इजराइल कहता है कि ये जो समझौता सीज फायर का हुआ था इसमें लेबनान जो है वो अपवाद है, लेबनान को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यानी कि सीज फायर होने के बावजूद ये लड़ाई जो है अभी चल रही है, ये खत्म होने वाली नहीं है। जिस प्रकार अमेरिका जो है सामने कुछ और बात करता है, पीछे कुछ और करता है, उस प्रकार आज ईरान ने अमेरिका के साथ वही कर दिया। इधर सीज फायर की घोषणा हो गई, ईरान ने अमेरिका से सहमति जता दी, और उधर कुवैत पर हमला कर दिया। टेढ़े को टेढ़ा मिला है इस बार, और ये जो जंग है ये बहुत सही जा रही है। इसलिए सही जा रही है कि अमेरिका ऐसे युद्ध लड़ रहा है जिसमें पड़ने की इसको ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, इजराइल और ईरान के बीच, इजराइल और अन्य देशों के बीच, लेबनान के बीच, गाज़ा पट्टी के से जो इजराइल का चलता रहा है, ये सारे जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, ये उनके बीच ये लगातार चलते रहे हैं। थोड़ी मोड़ी कुछ न कुछ लगातार जो है हमले होते रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका ने किया, आज ईरान ने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया और एक सुपर पावर की औकात जो है बता दी। ईरान ने ऐसा क्या कर दिया, किस प्रकार के हमले किए और कहां कहां किए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी इस पूरे युद्ध में कि अमेरिका को खुद झुकना पड़ा। जो अमेरिका कल तक 48 घंटों का टाइम देकर और एक सभ्यता को खत्म करने का दावा कर रहा था कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता है तो मंगलवार के बाद वो ईरान पर हमला करेंगे और एक सभ्यता को खत्म कर देंगे, एंड ऑफ ए सिविलाइजेशन। ये जो है स्टेटमेंट था ट्रंप का। लेकिन हुआ क्या, ये युद्ध जो है ये चल रहा है। पिछले महीने ये युद्ध जो है शुरू हुआ और सबको लगता था, अमेरिका को भी लगता था कि ये युद्ध जो है कंट्रोल में। देखिए, युद्ध शुरू करना किसी भी देश के हाथ में है, लेकिन उसको खत्म करना उसके हाथ में नहीं है। क्योंकि ये जो है एक बार जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है, ये आप अपनी इच्छा से बंद नहीं कर सकते। अगर सामने वाला आपको ऊपर हमले कर रहा है, वार कर रहा है, तो आपको भी जवाबी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और ये डिपेंड करता है कि ये दोनों जो देश लड़ रहे हैं या दो पक्ष जो लड़ रहे हैं वो कितने जिद्दी हैं। एक मास्टर स्ट्रोक
जो वॉर स्ट्रेटजी होती है, वो हाल ही में पिछले साल मई में भारत ने पाकिस्तान पर करके दिखाया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसे 48 घंटों के अंदर जो है खत्म कर दिया गया। एक ऐसी स्ट्रेटजी कि दुश्मन को मार भी दें और उसे हमला भी ना करने दें, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी कर दें और खुद पर कोई चोट भी ना हो, या कम से कम जो है मिनिमम डैमेज हो। यह स्ट्रेटजी मोदी ने अपनाई, यह स्ट्रेटजी हमारी भारतीय सेना ने अपनाई, जिससे बहुत ही सीमित समय में युद्ध को शुरू भी किया गया, टारगेट को ध्वस्त भी किया गया, मिशन को कंप्लीट भी किया गया और युद्ध पर फुल स्टॉप लगा दिया गया। अब समय ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का है और यह कभी भी हो सकता है, इसकी तैयारियां जोरों पर हैं, कभी भी हो सकता है। जिस तरह की स्थिति, जिस तरह के हालात एशियाई क्षेत्र में बने हुए हैं, संभव है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान के कई टुकड़े कर दे। उधर बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, एक स्वतंत्र देश हो जाएगा और पाकिस्तान के कई टुकड़े किए जाएंगे, ताकि जो है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, अलग अलग एक लोकतांत्रिक देश बन जाए, 2-3-4 देश बन जाए और वो मज़े से अपनी ज़िंदगी काटें। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा घटिया, एक ऐसा भिखारी देश है जहाँ पर उनके नागरिक भी वहाँ की सत्ता से परेशान हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से परेशान हैं। और वहाँ का प्रधानमंत्री के क्या कहने, शहबाज शरीफ जो कि दावा कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है, ये समझौता पाकिस्तान ने करवाया है। मतलब मैं ये सोचकर भी हंसी आती है कि एक भिखारी 2 बड़े बिजनेसमैन के बीच में ये डील कैसे करवा पा रहा है। और आखिरकार ये एक्सपोज भी हो गया है, साबित भी हो गया है कि अमेरिका जो है, पाकिस्तान इस युद्ध विराम के बाद क्या स्टेटमेंट मीडिया में डालेगा, क्या पीआर करेगा, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से उसका ड्राफ्ट आपने देखा होगा कि ये जो पूरा ड्राफ्ट है अमेरिका की तरफ से लिख कर दिया गया था, जो पाकिस्तान ने मीडिया में आउट किया, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने पोस्ट किया युद्ध विराम के बारे में, अमेरिका ईरान सीज फायर के बारे में। क्रेडिट इस बार पाकिस्तान ने लिया और इस मुद्दे को भारत के जो विपक्ष के जो नेता हैं वो ये बना रहे हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी में जीत गया, उसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वाह रे वाह कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया है। यहाँ तो मोदी चूक गए, मोदी हार गए, मोदी फेल हो गए। ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस युद्ध के बीच, इस फालतू बेकार युद्ध के बीच भारत का कोई काम ही नहीं था और मध्यस्थता की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हमें काम अमेरिका से भी है, ईरान से भी है, इजराइल से भी है। इजराइल हमेशा हमारा समर्थक रहा है, रशिया हमेशा हमारा समर्थक रहा है, ईरान से हम तेल खरीदते हैं, एक व्यापारिक संबंध है। तो आप जो है इस देश की सत्ता को, इस देश के विदेश मंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को ये न सिखाएं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस प्रकार करनी है, ये न सिखाएं। क्योंकि आप जब ये सिखाते हैं तो आप जोकर लगते हैं। आपकी नीतियां हमने देखी हैं, जब मुंबई अटैक हुआ 2008 में, जब अक्षरधाम पर अटैक हुआ, जब संसद पर हमला हुआ, क्या नीतियां पूर्व की सरकारों की रही है, यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकारों की रही है, ये पूरा देश भलीभांति जानता है। और जब जब ये हमारे दिमाग में आता है, जब जब उन बातों को जब हम सोचते हैं, उन हमलों के बारे में जब हम ध्यान करते हैं, हमें ख्याल आता है, तो ये निश्चित ही समझिए कि उन सरकारों के प्रति सिर्फ भद्दी गालियां निकलती हैं। ऐसी गालियां कि आप सोच नहीं, ऐसी रंग बिरंगी गालियां निकलती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे रंग आपने शायद देखे भी नहीं होंगे दुनिया में। ऐसी गंदी गंदी गालियां निकलती हैं उन सरकारों के लिए जिन्होंने हमारे देश के मासूम नागरिक मारे गए मुंबई अटैक में, जिसका बदला नहीं लिया गया। अक्षरधाम पर हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ, उसका बदला नहीं लिया गया। ऐसी घटिया सरकारें रही हैं, जो सरकार देश की नहीं है, जो सरकार देश की रक्षा नहीं कर सकती है। वैसे सरकारों का इस देश में क्या काम है? देखिए, हमारे पास जो आर्मरी है, जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो पूरा डिफेंस सिस्टम है, ये हमारे देश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास जब पर्याप्त हथियार होता है तो सामने वाला हमला करने से डरता है। आपके पास जब धन होता है तो सामने वाला आपके पैसे से, आपकी पावर से डरता है। और यही जो है वर्तमान सरकार करने का प्रयास कर रही है। व्यापार, बिजनेस को भी बढ़ा रही है, अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर रही है, मजबूत कर रही है, और उसके बाद हथियारों की भी लगातार खरीदारी हो रही है। और उससे ज़्यादा अगर आप गहनता से न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि अब हम सिर्फ आर्म्स के इंपोर्टर ही नहीं हैं, भारत आज आर्म्स का एक्सपोर्टर भी बन चुका है। आज ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए वियतनाम, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ये सारे जो है प्रोस्पेक्ट हैं, ये बायर बन चुके हैं। ये हमारे देश से मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, मिसाइल्स का ऑर्डर दे रहे हैं। पहले हम सिर्फ दूसरों से भीख मांगते थे, यानी कि खरीदते थे लेकिन इंपोर्ट करते थे, वो कभी हमें अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। लेकिन ब्रह्मोस जो हमने बनाया रशिया के साथ, वो भारत और रशिया का एक संयुक्त प्रोजेक्ट रहा। ब्रह्मोस में बहुत सारे जो है चेंजेस किए गए, बहुत सारे उसमें इनोवेशन किए गए। आज का भारत एक सशक्त, मजबूत और जवाबी कार्रवाई करने वाला राष्ट्र है। तो कभी भी आप भारत का जब नाम लें तो नींद में भी आपको हमेशा अपने देश पर भारतीय होने का गर्व होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। जय हिंद।